आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है, यह बड़ी ही मोटिवेशनल है, बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक कौवा ने कौवी को बताया कि इन 4 लोगों की कभी मदद नहीं करना चाहिए, नहीं तो साथ लेकर मरते हैं। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे का बहुत आदर सम्मान करते थे। उनके बीच में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ करता था। प्रिय दर्शकों, कौवा हर दिन जंगल में जाता और दाना पानी लेकर आता। कौवी भी अपने पति कौवा का बहुत आदर सम्मान करती थी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार बड़े ही सुख से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। दर्शकों, एक दिन की बात है। कई समय से जंगल में बारिश नहीं हुई थी। जंगल में सूखा पड़ चुका था। आसपास के सभी पेड़ पौधे सूख कर झड़ चुके थे। अब जंगल के जानवरों के लिए खाने के लाले पड़ रहे थे। किसी को भोजन नहीं मिल रहा था। परंतु प्रिय दर्शकों, कौवा और कौवी ने अपना भोजन पहले से ही जमा करके रखा था, क्योंकि कौवा हर दिन जंगल में जाता था और मेहनत करके दाना पानी लाता था, जिस कारण उनके पास पर्याप्त भोजन था। उनके घोंसले में भोजन की कोई कमी नहीं थी। यह बात जब आसपास के पक्षियों को पता चलती है कि इस कौवा के घोंसले में बहुत दाना पानी है, तो उनमें से एक तोता उड़ता हुआ आता है और कौवी से कहता है कि बहन, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो हमें दे दो। हमें पूरे जंगल में कहीं भी दाना पानी नहीं मिल रहा है, हम भूख से मरने वाले हैं। तब प्रिय दर्शकों, वह कौवी अपने घोंसले में से दाना पानी उठाकर और उस तोते को देने लगती है। वह एक बार दे देती है तो तोता लेकर चला जाता है, परंतु कुछ समय बाद वह तोता फिर लौट कर आता है और कौवी से और दाना पानी लेकर चला जाता है। इसी प्रकार वह तोता कुछ देर बाद फिर लौट कर आता है और कौवी से कहता है कि बहन, मुझे थोड़ा और दाना पानी चाहिए। यह देखकर कौवी का पति कौवा जो था, वह अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, तुम्हें इस तोता की मदद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो यह तुम्हें भी साथ लेकर मरेगा। इतना कहकर वह कौवा उस तोता को अपने पास से भगा देता है। इधर वह कौवी पूछती है कि स्वामी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमें तो दूसरों की मदद करनी चाहिए, यह तो पुण्य का काम है। तब कौवा कहता है कि प्रिय, यह तोता बहुत ही आलसी पक्षी है। यह कभी भी अपने लिए और अपने परिवार के लिए दाना पानी लेने नहीं जाता है, हमेशा दूसरों से मांग कर खाता है। परंतु इस समय जंगल में अकाल पड़ा हुआ है, कई महीनों से वर्षा नहीं हो रही है और दाना पानी नहीं मिल रहा है। अगर ऐसे में हम अपना दाना पानी किसी को देंगे तो हमारा मरना तय है। ऐसे आलसी और धूर्त लोगों की मदद हमें नहीं करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम्हें पता चलेगा कि संसार में इन 4 प्रकार के लोगों की कभी भूलकर भी सहायता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो यह हमें साथ लेकर मरते हैं। प्रिय दर्शकों, अब कौवा अपनी कहानी प्रारंभ करता है। कौवा कहता है कि प्रिय, कुछ समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करते थे। वह सेठ जी बहुत ही धनवान थे। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अन्य धन के भंडार भरे हुए थे। गांव के और नगर के आसपास के लोग सभी सेठ जी की बहुत इज्जत किया करते थे, बहुत आदर सम्मान किया करते थे। सेठ
जी जब भी अपने घर से निकलते तो नगर के सभी लोग उनसे मिलने आते, उन्हें नमस्कार करते, क्योंकि नगर में सभी जानते थे कि नगर में सबसे धनवान व्यक्ति कोई है तो वह सेठ जी हैं। सेठ जी का व्यापार बड़ा ही अच्छा चल रहा था। सेठ जी के पास बहुत धन दौलत थी। इधर प्रियदर्शको सेठ जी की जो पत्नी थी वह भी बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही पतिव्रता थी। वह अपने पति का बहुत ध्यान रखती थी, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती थी। परंतु प्रियदर्शको सेठ जी के घर में एक चीज की बहुत कमी थी, जिस बात से सेठ जी और उनकी पत्नी बहुत परेशान थे, बहुत चिंतित थे। सेठ जी की कोई संतान नहीं थी। सेठ जी के विवाह को बहुत वर्ष हो चुके थे, परंतु अभी तक सेठ जी के घर में कोई संतान ने जन्म नहीं लिया था। नगर में सभी लोग इस बात को जानते थे कि यह सेठ जी निसंतान हैं। सेठ जी के पीठ पीछे नगर में सभी लोग बातें करते थे कि यह सेठ तो किसी काम का नहीं है, धन तो इसके पास बहुत है, परंतु धन खाने वाला नहीं है। ऐसा पैसा किस काम का जिसे हमारी औलाद ना खा सके। भगवान ऐसा भाग्य किसी को ना दे। प्रिय दर्शकों, नगर के सभी लोग सेठ जी के बारे में गलत बातें करते। सेठ जी के सामने तो सभी उनका सम्मान करते थे, परंतु पीठ पीछे वह सभी सेठ जी को गाली देते थे। सेठ जी को यह बात पता थी कि नगर में सभी लोग हमारे बारे में गलत बातें करते हैं। इस बात से सेठ जी और उनकी पत्नी बहुत दुखी थे। वह दोनों पति पत्नी हर दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते और भगवान भोलेनाथ से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें संतान सुख प्रदान करो। हमारे घर में इतने वर्षों से कोई संतान नहीं है, हमें संतान का सुख चाहिए। भले ही हमें एक पुत्री दे दो, परंतु हमें एक संतान अवश्य चाहिए। कम से कम नगर के सभी लोग हमारे बारे में गलत बोलना तो बंद करेंगे। अभी तो सभी लोग हमें गाली देते हैं, परंतु जब हमारी संतान हो जाएगी तो हम अपना सर ऊंचा करके और बड़ी शान से नगर में चलेंगे। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, वह सेठ और उसकी पत्नी हर दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते, जल चढ़ाते और अपने लिए संतान की कामना करते हैं। प्रिय दर्शकों, कोवा आगे कहता है कि हे प्रिय, उधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इस दृश्य को हर दिन देखा करते थे। दर्शकों, एक दिन की बात है, माता पार्वती भोलेनाथ से कहती है कि स्वामी, यह नगर का सेठ हर दिन आपके दर्शन करने मंदिर में आता है, आपसे प्रार्थना करता है। यह दोनों पति पत्नी बड़े ही अच्छे स्वभाव के हैं, गरीबों की मदद करते हैं, लाचार की सहायता करते हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, परंतु आपने इन्हें संतान का सुख क्यों नहीं दिया? जो भक्त आपकी सच्चे दिल से भक्ति करता है, आपको याद करता है, आप उसे दुखी क्यों रखते हैं? उस सेठ के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, परंतु आपने उसे संतान नहीं दी। इस बात से वह दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हैं। नगर में सभी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें गाली देते हैं, परंतु आप अपने भक्त को खुश क्यों नहीं करते? उनकी मनोकामना को पूर्ण क्यों नहीं करते? तब प्रिय दर्शकों, भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, तुम चिंता ना करो, इस सेठ के भाग्य में पुत्री सुख लिखा हुआ है और इसके घर में एक बहुत ही सुंदर कन्या जन्म लेगी, परंतु उस कन्या का विवाह एक मुर्दे के साथ होगा। भगवान भोलेनाथ की ऐसी बातें सुनकर माता पार्वती चकित रह जाती हैं और कहती हैं कि भोलेनाथ, यह तो बड़ी विचित्र बात है कि एक कन्या का विवाह एक मुर्दे के साथ किस प्रकार होगा, परंतु जो भी हो, आप उसे संतान का सुख प्रदान करिए। उसे इस प्रकार दुखी अब हम और नहीं देख सकते। दर्शकों, धीरे धीरे समय बीतता है और सेठ की पत्नी अपना गर्भ धारण करती है।
यह देखकर सेठ और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न थे कि अब हमारी संतान आने वाली है। अब नगर में कोई भी हमें गाली नहीं देगा, हमारे बारे में गलत नहीं कहेगा। इधर पूरे नगर में भी यह बात फैल जाती है कि सेठ के घर में संतान आने वाली है। सेठ की पत्नी गर्भवती है। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे 9 महीने व्यतीत हो जाते हैं और सेठ की पत्नी एक बड़ी ही सुंदर कन्या को जन्म देती है। कन्या को देखते ही सेठ बड़ा प्रसन्न था। सेठ की पत्नी भी बहुत खुश थी। सेठ अपनी पुत्री को बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम से पालता है और उसका नाम चंद्रप्रभा रखता है। अपने घर में संतान आने की खुशी में सेठ पूरे नगर को दावत कराता है, बहुत स्वादिष्ट पकवान बनवाता है और पूरे नगर में सभी को भोजन खिलाता है। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, इस प्रकार नगर के सभी लोग अब अपने सेठ से बहुत प्रसन्न थे। अब वह सेठ के आगे भी उसकी इज्जत करते हैं और सेठ के पीठ पीछे भी उसकी बहुत इज्जत करते हैं। यह देखकर सेठ बड़ा प्रसन्न था। सेठ के जीवन में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इधर सेठ की पत्नी भी अपनी पुत्री को बड़ा प्रेम करती है, उसे बहुत लाड प्यार से बड़ा करती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और सेठ की पुत्री कुछ बड़ी हो जाती है। अब सेठ अपनी पुत्री के आगे की शिक्षा के लिए उसे गुरुकुल में भेज देता है। प्रिय दर्शकों, अब चंद्रप्रभा अपने माता पिता से दूर गुरुकुल में जाकर शिक्षा के लिए प्राप्त करती है। गुरुकुल के जो स्वामी थे वह बड़े ही ज्ञानी थे। चंद्रप्रभा का हाथ देखकर वह समझ जाते हैं कि इस कन्या का विवाह एक मुर्दे के साथ लिखा हुआ है, परंतु वह इस बात को किसी को नहीं बताते हैं। अब चंद्रप्रभा के हाथ को देखकर गुरुकुल के स्वामी बड़े चिंतित हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पुत्री का विवाह एक मुर्दे के साथ लिखा हो। अब प्रिय दर्शकों, वह साधु महाराज हर दिन चंद्रप्रभा का हाथ देखते, उसे अपने पास बुलाते और कहते, पुत्री अपना हाथ दिखाओ। कुछ दिनों तक तो चंद्रप्रभा गुरुजी को अपना हाथ दिखाती रही, परंतु हर दिन ऐसा होने के बाद उसे क्रोध आ गया। वह अपने पिताजी के घर चली गई और कहने लगी, पिताजी, गुरुजी हमारा अपमान करते हैं, वह हर दिन हमारा हाथ देखते हैं, हमारे हाथ की रेखा देखते हैं, हमें यह अच्छा नहीं लगता। तब सेठ जी अपनी पुत्री के साथ गुरुकुल जाते हैं। अब प्रियदर्शकों, सेठ जी अपनी पुत्री के गुरुकुल में जाकर गुरुजी से मिलते हैं और गुरुजी से मिलने के बाद कहते हैं कि गुरुजी, हमारी पुत्री इस बात से बड़ी दुखी है कि आप हर दिन उसका हाथ देखते हैं, उसके हाथ की रेखा देखते हैं, वह इसमें अपना अपमान महसूस करती है। आज मैं आपसे यह बात करने आया हूँ कि मेरी पुत्री के हाथ में ऐसी कौन सी रेखा है जिसके कारण आप इतने चिंतित हैं। आप मेरी पुत्री की रेखा हर दिन क्यों देखते हैं? क्या इसके भाग्य में कुछ बुरा लिखा है? तब प्रियदर्शकों, गुरुजी बताते हैं कि सेठ जी, आपकी पुत्री बहुत चतुर है, बड़ी ज्ञानी है। हम उसे जो भी शिक्षा देते हैं वह बड़े जल्दी शिक्षा प्राप्त करती है। हम इस बात से बड़े प्रसन्न हैं, परंतु हम उसके हाथ की रेखा देखकर बहुत चिंतित होते हैं। हमें बहुत डर लगता है क्योंकि उसके हाथ की रेखा हमें ऐसा बताती है कि आपकी पुत्री का विवाह मुर्दे के साथ में होगा। उसके भाग्य को बदलने के लिए ही हमें हर दिन उसका हाथ देखना होता है कि किस प्रकार उसके भाग्य को बदला जा सकता है। परंतु हमें ऐसा लगता है कि आपकी पुत्री का भाग्य बदलना हमारे हाथ में नहीं है। परमात्मा ने उसके भाग में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। उसका विवाह एक मुर्दे से होगा। प्रियदर्शकों, कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, गुरुजी की बात सुनने के बाद सेठ जी बड़े दुखी हो जाते हैं। उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वह गुरुजी से इस बात का समाधान पूछते हैं, परंतु गुरुजी कहते हैं कि पुत्र,
हम कुछ नहीं कर सकते। इसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। अब सेठ जी अपनी पुत्री को गुरुकुल में छोड़कर और गुरुजी से आज्ञा लेने के बाद अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। सेठ जी बहुत दुखी थे। वह इस बात को सोच रहे थे कि मेरी पुत्री का विवाह एक मुर्दे के साथ कैसे हो सकता है। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। मेरी एक ही पुत्री है और उसके जीवन में इतना कष्ट लिखा है। ऐसे ही विचार करते करते सेठ जी अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जब सेठ जी अपनी पत्नी को बताते हैं कि प्रिय, हमारी पुत्री का विवाह एक मुर्दे से लिखा है। गुरुजी ने हमें ऐसा बताया है कि हमारी पुत्री का विवाह एक मुर्दे से होगा। यह सुनकर सेठ की पत्नी भी बहुत दुखी होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि प्रिय दर्शकों, एक माँ अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकती। और जब उस माँ को यह पता चले कि उसकी पुत्री का विवाह एक मुर्दे से होने वाला है, तो उस माँ पर क्या बीतेगी। अब सेठ और सेठ की पत्नी बहुत दुखी थे। दोनों इस बात को सोच रहे थे कि किस प्रकार हम हमारी पुत्री को किसी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे राजकुमार के साथ विदा करें। कैसे हम हमारी पुत्री के भाग्य को बदलें। प्रिय दर्शकों, अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। इधर गुरुकुल में सेठ की पुत्री अब जवान हो चुकी थी। वह अपनी शिक्षा प्राप्त करके और अपने नगर लौट आती है। अपनी पुत्री को देखकर सेठ और सेठानी बड़े प्रसन्न थे, परंतु दूसरी तरफ उनको यह चिंता खाए जा रही थी कि हमारी पुत्री के भाग्य में मुर्दे के साथ विवाह लिखा है। चंद्रप्रभा को इस बात के बारे में नहीं पता था कि उसके माता पिता इतने चिंतित क्यों हैं और उसके भाग्य में क्या लिखा है। सेठ और सेठानी भी अपनी पुत्री को कुछ भी नहीं बताते हैं। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। सेठानी अपने पति से कहती है कि स्वामी, हमारी पुत्री जवान हो चुकी है। हमें तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं गुरुजी की बात सत्य ना हो जाए, कहीं हमारी पुत्री का विवाह किसी मुर्दे के साथ ना हो जाए। चलिए हम किसी दूसरे नगर में चलते हैं और अपनी पुत्री के लिए एक बड़ा ही सुंदर वर ढूंढते हैं और जल्दी से इसका विवाह कर देते हैं। सेठ जी कहते हैं कि प्रिय, तुम बिल्कुल सत्य बोल रही हो। हमें ऐसा ही करना चाहिए। हम कल ही दूसरे नगर के लिए निकलेंगे और किसी बहुत ही सुंदर वर को ढूंढकर अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, अब अगला दिन होता है और सेठ सेठानी अपनी पुत्री चंद्रप्रभा को लेकर अपने घर से निकलते हैं। चलते चलते वह तीनों घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में जाकर वह देखते हैं कि एक भेड़िया उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। भेड़िए को देखकर सेठ सेठानी पत्नी और चंद्रप्रभा तीनों ही बहुत डर जाते हैं। भेड़िया अब उनकी तरफ बढ़ रहा था। तीनों को भेड़िया अपना शिकार बनाना चाहता था। इधर सेठ की पत्नी भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगती है और भोलेनाथ से कहती है कि हे भगवान, हमें बचा लो, हमारी पुत्री को बचा लो, किसी भी प्रकार इस भेड़िए से हमें बचा लो। तभी प्रिय दर्शकों, भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक शिकारी वहां आ जाता है और उस शिकारी के पास कई हथियार थे। सेठ जी उस शिकारी से कहते हैं कि भाई, हमारा परिवार बहुत खतरे में है, आपके पास तो हथियार हैं, आप इस भेड़िए को भगा दो या इसे मार दो, परंतु हमारे परिवार को बचा लो। प्रिय दर्शकों, तभी वह शिकारी अपने हथियार चलाता है और उस भेड़िए को मार देता है। भेड़िए के मरने के बाद सेठ और सेठ की पत्नी उस शिकारी का बहुत धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि शिकारी भाई, आज तो आपने हमें बचा लिया, नहीं तो हमारा परिवार आज इसी जंगल में नष्ट हो जाता। हम पर आपकी बहुत मेहरबानी है। कभी आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो हमें याद जरूर करना। तब वह शिकारी पूछता है कि सेठ जी, आप अपने पूरे परिवार के साथ कहाँ जा रहे हैं?
लगता है आप किसी बहुत ही जरूरी कार्य से जा रहे हैं। तब सेठ जी बताते हैं कि भाई, हम हमारी पुत्री के लिए लड़का देखने जा रहे हैं, दूसरे नगर में कोई सुंदर वर की खोज में निकले हैं। तब वह शिकारी बताता है कि सेठ जी, यहाँ जंगल में थोड़े आगे एक बड़ा ही आलीशान महल बना हुआ है। उसके अंदर एक बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही चतुर राजकुमार रहता है। आपकी सुंदर कन्या के लिए वह राजकुमार बिल्कुल सही है। राजकुमार की उम्र भी आपकी कन्या के बराबर ही है। दोनों की जोड़ी बिल्कुल सही रहेगी। सेठ जी कहते हैं कि शिकारी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी आगे जाते हैं और राजमहल में जाकर राजकुमार से मिलते हैं। अगर हमारी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ तय हो गया तो हम आपको विवाह में जरूर निमंत्रण भेजेंगे और आप विवाह में जरूर आइएगा। प्रिय दर्शकों, अब शिकारी को धन्यवाद देने के बाद सेठ अपनी पत्नी और अपनी पुत्री को लेकर आगे बढ़ता है। अब वह तीनों एक महल की खोज में लग गए। कुछ दूर आगे चलकर वह देखते हैं कि अंधेरा होने लगा। तभी उन्हें एक महल दिखाई देता है और सेठ महल को देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है। सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, लगता है यह वही महल है जिसकी बात वह शिकारी कर रहा था। इसी के अंदर वह सुंदर राजकुमार रहता होगा जिसका विवाह हम हमारी पुत्री के साथ करेंगे। रात का समय हो चुका है, अब हमें जंगल में आगे नहीं जाना चाहिए और आज रात इसी महल में रुकना चाहिए। इसी बहाने हम राजकुमार को भी देख लेंगे। और प्रियदर्शकों, ऐसा सोचकर सेठ और सेठानी महल के दरवाजे को ठोकने लगते हैं। वह कहते हैं कि क्या कोई अंदर है? हम राजकुमार से मिलना चाहते हैं। परंतु अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। तभी सेठ की पुत्री चंद्रप्रभा आवाज लगाती है, क्या कोई अंदर है? क्या हम आज रात यहाँ ठहर सकते हैं? प्रिय दर्शकों, चंद्रप्रभा के आवाज लगाते ही महल का दरवाजा खुल जाता है और जैसे ही महल का दरवाजा खुलता है तो चंद्रप्रभा महल के अंदर चली जाती है और सेठ सेठानी महल के बाहर ही रह जाते हैं और इतने में महल का दरवाजा बंद हो जाता है। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, अब दरवाजा बंद होते ही सेठ और सेठानी बहुत डर जाते हैं। उन्हें अपनी पुत्री की चिंता होने लगती है। वह अपनी पुत्री को आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि चंद्रप्रभा, दरवाजा खोलो, हमें भी अंदर आने दो, दरवाजा खोलो। परंतु प्रिय दर्शकों, चंद्रप्रभा जो थी वह दरवाजा नहीं खोल पा रही थी। वह दरवाजा खोलने का बहुत प्रयास कर रही थी परंतु दरवाजा नहीं खुल रहा था। तब वह अपने माता पिता से कहती है कि पिताजी, यह दरवाजा अपने आप बंद हो गया है, अब आप अंदर कैसे आएंगे? इधर सेठ और उनकी पत्नी रोने लगते हैं। अपनी पुत्री की चिंता में वहीं बैठ जाते हैं और अपनी पुत्री के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रप्रभा दरवाजा खोलने का बहुत प्रयास करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। अब इतनी मेहनत करने के बाद उसे भूख लग जाती है और उसे बहुत तेज भूख लगती है। तब वह पूरे महल में देखती है कि क्या कहीं कोई खाने की वस्तु है, परंतु उसे कुछ नहीं मिलता है। तब वह देखती है कि महल में बहुत ही सुंदर फूल पौधे लगे हुए हैं, सजावट का सामान रखा हुआ है और बहुत कीमती कीमती वस्तुएं रखी हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि यह महल किसी बहुत बड़े राजा का है, जहां सुख सुविधा का पूरा इंतजाम है, किसी चीज की कमी नहीं है। अब पूरे महल में घूमने के बाद चंद्रप्रभा को भूख और तेज लग चुकी थी। तभी उसे एक चूल्हा दिखाई देता है और जब वह चूल्हे के पास जाती है तो वह सोचती है कि यहाँ सफाई करके और कुछ भोजन पका लेती हूँ। प्रिय दर्शकों, चंद्रप्रभा अब सफाई करने लगती है। दर्शकों, वह सफाई कर रही थी तभी ऊपर रखी एक प्लेट गिर जाती है जिसमें सिंदूर रखा हुआ था।
वह सिंदूर चंद्रप्रभा की मांग में भर जाता है। चंद्रप्रभा यह देखकर चकित रह जाती है कि उसकी मांग में सिंदूर भर चुका है। वह दरवाजे के पास जाकर अपने पिता को बताती है कि पिताजी, मैं चूल्हे के पास सफाई कर रही थी, तभी एक प्लेट ऊपर से गिर गई जिसमें सिंदूर रखा हुआ था और वह सिंदूर मेरी मांग में भर गया है। यह सुनकर उसके पिताजी चिंतित हो जाते हैं और उसकी माँ रोने लगती है। उसके पिताजी को याद आता है कि इसके भाग्य में मुर्दे के साथ विवाह लिखा हुआ है। सेठ जी कहते हैं कि पुत्री, तुम महल के हर कक्ष में जाकर देखो, क्या महल में कोई और भी है। तब चंद्रप्रभा पूरे महल में देखती है, हर कक्ष में जाती है। तब उसे महल के बगीचे में एक व्यक्ति का शव दिखाई देता है। चंद्रप्रभा देखती है कि महल के बगीचे में एक मुर्दा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर बहुत मिट्टी पड़ी है और घास उग रही है। वह मुर्दा पूरा सड़ चुका था। ऐसा दृश्य देखकर चंद्रप्रभा बहुत डर जाती है और भागती हुई महल के दरवाजे के पास आती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, महल के बगीचे में एक मुर्दा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर घास उग रही है। मुर्दे की बात सुनकर उसके पिताजी बड़े चिंतित हो जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि इसका विवाह मुर्दे के साथ हो चुका है और अब यह इस महल से बाहर नहीं आ सकती। इसके भाग्य में जो लिखा था वैसा ही हुआ। प्रिय दर्शकों, तब चंद्रप्रभा पूछती है कि पिताजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ था? तब सेठ जी बताते हैं कि पुत्री, तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था कि तुम्हारा विवाह एक मुर्दे के साथ होगा। तुम्हारे गुरुकुल के गुरुजी ने बताया था और आज वही हुआ। हम तो तुम्हारे लिए एक सुंदर वर की तलाश में निकले थे, परंतु तुम्हारा भाग्य तुम्हें इस महल के अंदर खींच लाया और अब हम कुछ नहीं कर सकते। दर्शकों, अब सेठ और उनकी पत्नी बहुत रोते हैं। कई घंटे तक वह अपनी पुत्री के इंतजार में बैठे रहते हैं और सुबह का समय हो जाता है। तब सेठ जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि प्रिय, हमारी पुत्री का विवाह हो चुका है, जैसा उसके भाग्य में लिखा था। एक मुर्दे के साथ उसका विवाह हो चुका है। अब हमें उसे अपने हाल पर छोड़कर और अपने नगर लौट जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब रोते हुए सेठ और उनकी पत्नी अपने नगर को लौट जाते हैं। इधर चंद्रप्रभा उस महल में अकेली बैठी हुई थी और अपने भाग्य को कोस रही थी। अब प्रिय दर्शकों, चंद्रप्रभा क्या करती? वह महल के अंदर जाती है, सफाई करके और अपने लिए भोजन पकाती है। भोजन करने के बाद वह महल के बगीचे में जाती है और उस मुर्दे के ऊपर जो घास उग रही थी, जो मिट्टी पड़ी हुई थी, उसे साफ करती है। उसने मुर्दे के पूरे शरीर को साफ कर दिया। अब बस मुर्दे का मुंह बचा हुआ था। अब वह मुर्दे का मुंह साफ करती, उससे पहले ही महल के गेट खुल गए। जैसे ही महल के गेट खुले, तब चंद्रप्रभा ने महल से बाहर जाकर देखा, परंतु उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। अब चंद्रप्रभा वापस महल के अंदर आ गई और अपना जीवन व्यतीत करने लगी। वह हर दिन महल में सोती, उठती, भोजन करती और चुपचाप बैठी रहती। महल में कोई भी उसके साथ बात करने वाला नहीं था। महल में रहते रहते उसे कई महीने बीत गए। दर्शकों, एक दिन की बात है। जंगल से एक गरीब स्त्री गुजर रही थी, जिसकी नजर महल पर पड़ गई, तो वह महल के पास आकर बैठ गई। इधर जब चंद्रप्रभा ने महल से बाहर निकल कर देखा, तो वह उस स्त्री को देखकर पूछने लगी कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? तब वह स्त्री बताती है कि मेरे पति मुझे छोड़कर जा चुके हैं। मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, इसीलिए मैं भीख मांग कर और अपना पेट भरती हूँ। प्रिय दर्शकों, चंद्रप्रभा को उस स्त्री पर दया आ गई। उसने सोचा कि मुझे इस स्त्री की मदद करनी चाहिए।
इसे मैं अपने महल में दासी बनाकर रख सकती हूँ। अगर यह मेरे साथ रहेगी तो मुझसे बात कर लिया करेगी, मेरा कुछ काम कर दिया करेगी, महल की सफाई कर दिया करेगी। ऐसा सोचकर चंद्रप्रभा उस स्त्री को अपने महल के अंदर ले जाती है और उसे नहलाने के बाद उसके गंदे वस्त्र लेकर और उसे नए वस्त्र पहना देती है। अब प्रिय दर्शकों, वह दासी चंद्रप्रभा के साथ रहती है। दासी को भी महल में बड़ा आनंद मिल रहा था। उसने ऐसा आराम पहले कभी नहीं पाया था। आलीशान महल में दासी बहुत प्रसन्न थी। दासी महल की सफाई करती और चंद्रप्रभा से बातें करती। इसी प्रकार चंद्रप्रभा और उस दासी को महल में रहते रहते 1 साल गुजर गया। एक दिन चंद्रप्रभा ने सोचा कि मैं बहुत दिनों से महल से बाहर नहीं गई हूँ। ऐसा सोचकर चंद्रप्रभा महल से बाहर चली गई और जब उसने महल से बाहर जाकर कुछ देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। प्रियदर्शकों, जानवरों के डर के कारण चंद्रप्रभा जंगल में ज्यादा नहीं घूमती थी। वह तुरंत महल के अंदर आ जाया करती थी। परंतु जब वह कुछ दूर गई तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसे एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर दिखाई दिया। उसने सोचा कि कल मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए मंदिर जाऊंगी। अब चंद्रप्रभा महल में अंदर आ जाती है और रात्रि में खाना खाकर सो जाती है। अब अगला दिन होता है। अगले दिन चंद्रप्रभा अपनी दासी से कहती है कि तुम महल की सफाई करो और मैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा रही हूँ। परंतु मेरी एक बात याद रखना, महल के बगीचे में जो मुर्दा पड़ा हुआ है, तुम उसके मुंह की सफाई मत करना। उसके मुंह पर जो मिट्टी पड़ी है, जो घास उग रही है, उसे साफ मत करना। इतना कहकर प्रिय दर्शकों, चंद्रप्रभा महल से बाहर चली जाती है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करती है। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करती है। इधर चंद्रप्रभा की जो दासी थी, वह पूरे महल की सफाई करती है, भोजन पकाती है। परंतु प्रिय दर्शकों, वह इस बात को भूल जाती है कि चंद्रप्रभा ने मुर्दे के मुंह को साफ करने का मना किया है। वह मुर्दे के मुंह को भी साफ कर देती है और जो घास मिट्टी पड़ी हुई थी उसे हटा देती है। प्रिय दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, अब क्या था। जैसे ही वह दासी मुर्दे के मुंह पर से मिट्टी हटाती है तो वह मुर्दा एक बड़े ही सुंदर राजकुमार के रूप में प्रकट हो जाता है, जीवित हो जाता है। इतने सुंदर राजकुमार को देखकर वह दासी मोहित हो जाती है और वह दासी उससे प्रेम करने लगती है। वह राजकुमार दासी से कहता है कि स्त्री, तुमने हमें जीवित किया है, तुमने हमारी सेवा करी है, इसलिए हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। आज से तुम हमारी रानी हो। सुंदर और तेजवान राजकुमार के मुख से ऐसी बातें सुनकर वह दासी बड़ी प्रसन्न होती है। परंतु उस दासी को यह याद आता है कि कुछ देर में चंद्रप्रभा मंदिर से लौटकर आने ही वाली होगी और वह आते ही इस राजकुमार को मुझसे छीन लेगी। इसलिए प्रिय दर्शकों, वह दासी जो थी वह राजकुमार को झूठ बोल देती है और कहती है कि राजकुमार, इस महल में हमारी एक दासी रहती है, वह अभी मंदिर गई है। दिखने में वह दासी बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही रूपवान है, आप कहीं उस पर मोहित मत हो जाना। तब राजकुमार कहता है कि नहीं प्रिय, तुमने हमें जीवित किया है, हमारी सेवा करी है, हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम किसी और से कभी प्रेम नहीं कर सकते। इतना कहकर वह राजकुमार अपने कक्ष में चला जाता है। प्रिय दर्शकों, इधर चंद्रप्रभा भगवान भोलेनाथ के मंदिर से लौटकर महल में आती है और जब चंद्रप्रभा बगीचे में देखती है तो वह मुर्दा वहाँ नहीं था। यह देखकर चंद्रप्रभा समझ जाती है कि इस दासी ने उस मुर्दे के मुंह पर से मिट्टी हटा दी और वह मुर्दा जीवित हो चुका है। यह देखकर चंद्रप्रभा दासी पर बहुत क्रोधित होती है। वह कहती है कि मूर्ख दासी,
तुमने उस मुर्दे को जीवित क्यों किया? मैंने तुमसे मना किया था कि उसके मुंह पर सफाई मत करना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। इतना कहकर प्रियदर्शकों वह चंद्रप्रभा अपने कक्ष में चली जाती है। इधर वह दासी राजकुमार के आगे पीछे घूमने लगी, कहीं उसे पानी देती तो कहीं भोजन देती। हर समय वह राजकुमार को यह बताती रहती कि इस महल में जो दूसरी स्त्री है वह हमारी दासी है और आप उस पर मोहित मत हो जाना। प्रियदर्शकों, राजकुमार यह समझ चुका था कि वह स्त्री इस महल की दासी है, इसलिए वह चंद्रप्रभा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। वह तो उस दासी को ही अपनी रानी मानता था। अब इसी प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। राजकुमार चंद्रप्रभा की तरफ देखता भी नहीं है और चंद्रप्रभा भी उस राजकुमार को ज्यादा भाव नहीं दिया करती थी। दर्शकों, एक दिन की बात है। राजकुमार उस दासी से कहता है कि प्रिय, अब हमें विवाह कर लेना चाहिए। मैं हमारे विवाह का सामान लेने के लिए बाजार जा रहा हूँ। तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो बता दो। तब वह दासी कहती है कि स्वामी, आपके महल में सब कुछ है और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। आप बस विवाह का सामान लेकर आ जाइए। उसके बाद हम विवाह कर लेंगे और पूरा जीवन साथ रहेंगे। प्रियदर्शकों, अब राजकुमार अपने विवाह का सामान लेने के लिए निकल पड़ता है। तभी वह महल के गेट पर देखता है कि चंद्रप्रभा खड़ी हुई है। चंद्रप्रभा को देखकर राजकुमार सोचता है कि यह दासी पूरा दिन महल में काम करती है। हमारी होने वाली रानी की यह दासी है, हमें इसके लिए भी कुछ लाना चाहिए। तब वह राजकुमार चंद्रप्रभा से पूछता है कि दासी, हम हमारे विवाह का सामान लेने के लिए बाजार जा रहे हैं। तुम हमारी रानी की दासी हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें बता दो। राजकुमार की ऐसी बातें सुनने के बाद चंद्रप्रभा समझ जाती है कि यह दासी राजकुमार से झूठ बोल रही है और उसने हमें दासी बना दिया है और खुद रानी बन गई है। हमारी दासी ने तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हमने जिसकी मदद करी उसी ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। प्रिय दर्शकों, अब कुछ देर सोचने के बाद चंद्रप्रभा राजकुमार से कहती है कि राजकुमार, हमारे लिए अगर आप कुछ लाना चाहते हो तो बाजार से एक कठपुतली ले आना। दर्शकों, अब राजकुमार बाजार के लिए निकल पड़ता है। राजकुमार बाजार से अपने विवाह के लिए बड़ा अच्छा सामान खरीदता है। उसके बाद वह चंद्रप्रभा के लिए एक कठपुतली खरीदता है और फिर लौटकर महल में आ जाता है। राजकुमार वह कठपुतली लाकर चंद्रप्रभा को दे देता है और उसके बाद राजकुमार अपने कक्ष में सोने के लिए चला जाता है। अब वह दासी चंद्रप्रभा के पास जाती है और कहती है कि चंद्रप्रभा, कल तो राजकुमार और हमारा विवाह होने वाला है। अब हम तुम्हें अपनी दासी बनाकर रखेंगे। दर्शकों, दासी के मुख से ऐसी बातें सुनने के बाद चंद्रप्रभा को बड़ा क्रोध आता है। वह क्रोध से लाल हो जाती है, लेकिन वह पलटकर दासी को कोई जवाब नहीं देती है। प्रिय दर्शकों, जब रात्रि हो जाती है तो चंद्रप्रभा राजकुमार के बाजू वाले कक्ष में जाकर बैठ जाती है और कक्ष में बैठे बैठे वह अपनी कठपुतली से बातें करने लगती है। चंद्रप्रभा रोते रोते कठपुतली से कहती है कि बहन, अब मुझे यहाँ कोई सुनने वाला तो है नहीं, तो चल मैं तुझे ही अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ। चंद्रप्रभा कहती है कि कठपुतली, मेरे गुरुकुल के गुरुजी ने मेरे माता पिता से कहा था कि मेरा विवाह एक मुर्दे के साथ होने वाला है। इस बात से मेरे माता पिता बहुत चिंतित थे, बहुत रोते थे। इसीलिए जब मैं जवान हुई तो मेरे माता पिता मुझे लेकर एक सुंदर वर की तलाश में निकल पड़े और चलते चलते इस महल के पास आ गए। रात्रि में ठहरने के लिए जब हमने इस महल में आवाज लगाई तब यह महल का दरवाजा नहीं खुला, परंतु जब मैंने आवाज लगाई तो महल का दरवाजा एक बार में खुल गया
और जब मैं महल के अंदर आ गई तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया और मेरे माता पिता महल के बाहर ही रह गए। मेरे माता पिता ने और मैंने दरवाजे को खोलने का बहुत प्रयास किया, परंतु महल का दरवाजा नहीं खुला। जब मुझे महल के अंदर भूख लगने लगी तो मैं चूल्हे के पास सफाई करने पहुंच गई। तभी ऊपर रखी एक प्लेट नीचे गिर गई और उसमें जो सिंदूर रखा था वह मेरी मांग में भर गया। उसके बाद मुझे मेरे पिताजी ने बताया कि मेरे भाग्य में मुर्दे के साथ विवाह लिखा है। अब मुझे मेरे हाल पर छोड़कर मेरे माता पिता अपने नगर को लौट गए। उसके बाद मैं इस महल में रहने लगी। पूरे महल की मैंने सफाई करी, मुर्दे के ऊपर से घास हटाई, मिट्टी हटाई। उसके बाद दरवाजा खुल गया। केवल मुर्दे के मुंह पर मिट्टी पड़ी हुई थी और वह घास लगी हुई थी। तभी एक स्त्री घूमती हुई लाचार हालत में महल के पास आकर बैठ गई। तब मैंने उसे अपनी दासी बनाकर महल में रख लिया और उसे अच्छे वस्त्र दिए, खाने के लिए भोजन दिया। एक दिन की बात है, जब मैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर गई, तब मैंने अपनी दासी से कहा था कि तू मुर्दे के मुंह को साफ मत करना, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी और मुर्दे के मुंह को साफ कर दिया, जिसके कारण राजकुमार जीवित हो गए। और अब उसने राजकुमार से झूठ बोला है कि वह रानी है और मैं दासी हूँ। परंतु अब मैं यह किसको बताऊं कि मैं चंद्रप्रभा एक रानी हूँ और वह दासी है। प्रिय दर्शकों, जब यह बातें चंद्रप्रभा अपनी कठपुतली से कर रही थी, तभी वह राजकुमार सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसकी कक्षा बाजू में ही था। अब राजकुमार को यह बात पता चल चुकी थी कि मेरी रानी चंद्रप्रभा है और वह दासी नहीं है। दर्शकों, कौवा आगे कहता है कि हे प्रिय, अब अगला दिन होता है और विवाह की तैयारी होती है। राजकुमार अपनी सेवा के लिए कई सैनिक बुलवाता है और विवाह की तैयारी करवाता है, महल को सजाता है और पकवान बनवाता है। इधर वह दासी अपने कक्ष में तैयार होकर बैठी थी। सजीत जी बैठी थी और सोच रही थी कि राजकुमार मुझसे विवाह करने के लिए बुलाने वाले हैं। परंतु प्रिय दर्शकों, राजकुमार अपने सैनिक को आदेश देते हैं कि जाकर चंद्रप्रभा को बुलाकर लाओ। अब वह सैनिक जो था वह चंद्रप्रभा को लेकर आता है। चंद्रप्रभा आकर मंडप में बैठ जाती है और राजकुमार और चंद्रप्रभा का विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद राजकुमार बताता है कि चंद्रप्रभा, हमने रात्रि में तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तब हमें पता चला कि हमारी रानी तुम हो, वह एक दासी है। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें दासी समझा। प्रिय दर्शकों, इधर वह दासी अपने कक्ष में इंतजार कर रही थी। जब बहुत समय गुजर जाता है तो वह देखने के लिए बाहर आती है कि अभी तक हमें राजकुमार ने बुलाया क्यों नहीं। जब वह बाहर आकर देखती है तो चंद्रप्रभा और राजकुमार का विवाह हो चुका था। अब राजकुमार दासी पर बहुत क्रोधित होता है और उसे कहता है कि मूर्ख, जिसने तुम्हारी सहायता करी, जिसने तुम्हें रहने के लिए महल दिया, तुमने उसी के वर को छीन लिया, उसे अपनी दासी बना लिया। तेरे आने से पहले मैंने चंद्रप्रभा की मांग में सिंदूर भर दिया था और हमारा विवाह हो चुका था, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने हमारा विवाह चंद्रप्रभा के साथ ही लिखा था। एक श्राप के कारण मैं मुर्दा बन गया था। प्रिय दर्शकों, अब वह दासी बहुत डर चुकी थी। वह राजकुमार और रानी से क्षमा मांगती है और राजकुमार अब उस दासी को माफ कर देता है। राजकुमार आगे कहता है कि चंद्रप्रभा, जीवन में कभी भी इन 4 लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो यह हमें साथ लेकर मरते हैं। नंबर 1, जो आपका पूर्व का शत्रु हो, जो स्वभाव से आपका शत्रु होता है, हमेशा उससे दूर रहना चाहिए। यदि उसे ज्यादा नजदीक लेकर आएंगे तो वह आपके लिए मुसीबत बन सकता है।
आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसे कभी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। नंबर 2, डूबता हुआ व्यक्ति। जो व्यक्ति जल में डूब रहा हो, उसे कभी उंगली नहीं पकड़ाना चाहिए, नहीं तो वह हमें भी साथ खींचकर और लेकर मरता है। ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए हमेशा किसी लकड़ी या रस्सी का सहारा लेना चाहिए और खुद को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। नंबर 3, जो अधिक लालची हो। जो अधिक लालची होते हैं वह हमेशा अपना फायदा देखते हैं। अगर उनकी मदद हम करने जाते हैं तो वह मदद के बदले में हमसे हमारा धन भी छीन लेते हैं। मीठे बोल बोलकर और हमारा विश्वास जीतने के बाद एक दिन हमें बहुत बड़ा धोखा देते हैं। नंबर 4, झूठ बोलने वाला। अगर हम किसी झूठ बोलने वाले व्यक्ति की मदद करेंगे तो वह अपने झूठ में एक ना एक दिन हमें भी फंसा लेगा और हमें भी लेकर मरेगा। प्रिय दर्शकों, इतनी कहानी कौवा अपनी पत्नी कौवी को सुनाता है। कौवी को कहानी समझ में आ जाती है और कौवी अपने पति को बहुत धन्यवाद देती है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।